आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या आपने सोचा है कभी कि जो अर्थ है वो एक सॉलिड बॉल की तरह दिखती तो है, तो क्या वो एक सॉलिड बॉल है या फिर एक हॉलो बॉल है जिसका थिक कवर है, जिसको हम रॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, या लिथोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो फोटोग्राफ्स है जब आप देखते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर और मैग्मा जो है वो कैसे निकल रहा है क्रेटर से, ठीक है। तो अगर हम अर्थ जो है उसको समझना चाहते हैं तो हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस जो है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम अर्थ के इंटीरियर में पहुंचकर उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्थ के सरफेस का, वो आप उस किसकी वजह से है, वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से। अंदर से जो चीज़ें बाहर आती हैं उसकी वजह से आज जो हम लोग सरफेस देखते हैं वो उस तरीके का है। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। क्या है ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और एंडोजेनिक प्रोसेसेस, ये हम लोग आगे समझेंगे। अगर जो रीजन्स है उसका हम लोग प्रॉपर फिजियोग्राफिक कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो हमको जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है उनको समझना पड़ेगा। अब ह्यूमन लाइफ जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? फिजियोग्राफिक रीजन से, मतलब जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेटू है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, तो इन सारे जो रीजन्स है इससे अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये जो लैंडस्केप है ये किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस वजह से डेवलप हो रहे हैं, वो हमको पता हो। To understand why the earth shakes or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of earth. अगर हम जानना चाहते हैं कि अर्थ जो है वहाँ पर सुनामी कैसे आती है, सुनामी वेव कैसे जनरेट होती है और इस तरीके की बाकी चीज़ें, तो हमको जो डिटेल्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ की वो प्रॉपर पता होना चाहिए। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रस्ट और कोर के बीच में। अब साइंटिस्ट जो है उनने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली है इन लेयर्स के बारे में, पर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अभी तक पता चली है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर इंटीरियर में हमको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो क्या है, देखिए अर्थ की रेडियस जो है ना वो लगभग 6370 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये बात सच है कि कोई भी अर्थ के सेंटर तक आज तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो मटेरियल या जो एविडेंसेस मिले हैं या जो सैंपल्स मिले हैं अर्थ के मटेरियल के, उस पे उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला गया है। अब ये बता पाना कितना मुश्किल है कि किस चीज़ के अंदर क्या है जब तक आप उसके अंदर पहुँचे ना। तो कैसे ये साइंटिस्ट जो है वो बता देते हैं कि अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल है, कितनी डेप्थ पर है। तो ये जो इंटीरियर जो है इसकी ज़्यादा जानकारी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिलती है और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस से भी मिलती है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है जिससे ये जानकारी मिलती कि अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए रॉक और रॉक्स जो है माइनिंग एरिया से जो निकलती है, ठीक है, ये बताती है कि कितनी डेप्थ में जाकर ये पता लगाते हैं कि भाई यहाँ तक, इस पर्टिकुलर डेप्थ तक क्या क्या मटेरियल मिल रहा है, वो तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि माइंस है, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है लगभग वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इसके आगे जाना इतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये जो है गहराई है, इसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से इस गहराई के बाद जाना बहुत मुश्किल है। अब माइनिंग के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो और ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करते हैं ताकि जो क्रिस्टल पोर्शंस है उसकी कंडीशन का पता लगाया जा सके। अब साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो डीपेस्ट ड्रिल कहाँ पर है? कोला इन आर्कटिक ओशन, सबसे ज़्यादा गहरा ड्रिल है
कोला इन आर्कटिक ओशन, और ये लगभग 12 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, ये डीपेस्ट है, इससे ज़्यादा गहराई पर फिजिकली पहुंच पाना संभव नहीं है। और बहुत सारे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि अर्थ के अंदर है क्या, अर्थ का कंपोजिशन क्या है, अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किस डेप्थ तक कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो 12 किलोमीटर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा गहरी जगह है जहाँ तक इंसान जो है वो पहुँच पाया या इंसान ने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, फिर वोल्केनिक इरप्शन जो है वो और एक फॉर्म है जिससे हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैसे मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है सरफेस से, तो क्या होता है कि वो लेबोरेटरी के लिए अवेलेबल हो जाता है कि उसको एनालाइज कर लिया जाए और पता किया जाए कि उस मैग्मा में एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, हमने देखा कि डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन, ये दो जो सोर्सेज है, ये है डायरेक्ट, और जो माइंस वगैरह होती है उससे भी हमको काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये तीनों बेसिकली, ये तीनों जो है ये डायरेक्ट रिसोर्सेस है जिससे हमको पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, अब ये डायरेक्ट वाला तो लिमिट है डायरेक्ट वाले की कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही एक्सप्लोर किया जा सका है सो फार। तो इस लिमिट के बियॉन्ड अगर हमको जाना है तो हमको इनडायरेक्ट रिसोर्सेज जो है उन पर रिलाई करना पड़ेगा। अब क्या है इनडायरेक्ट रिसोर्सेज? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जो डेंसिटी है मटेरियल की वो डेप्थ में या गहराई में इंक्रीज होती जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, जो डेंसिटी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके रेट ऑफ चेंज को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करती है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी जो मटेरियल मिलता है डेप्थ में, उन पर डिपेंड करती है। द डिटेल्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हाँ, हमको पता है। अनदर सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन आर मेटियोर्स। ठीक है, जो अलग अलग समय पर मेटियोर्स जो है अर्थ पे गिरे हैं। अब ये जो मटेरियल है वो मीटियोर्स का अवेलेबल होता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, इज़ नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ, हाँ, ये जो मटेरियल हम देख रहे हैं मीटियोर्स जो है ये इनडायरेक्ट सोर्स है, और ये अर्थ का मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये मीटियोर्स जो है इनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अर्थ से मिलता जुलता होगा। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी होती है, डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम और सिमिलर एज टू आवर प्लानट। बहुत सारे ऐसे मीटियोर्स होते हैं जिनका मटेरियल जो है वो अर्थ के समान ही होता है, तो इसीलिए ये एक और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर अगर आगे हम बात करें इनडायरेक्ट सोर्सेस की, तो ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो भी इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं। नाउ व्हाट इज सिस्मिक एक्टिविटी? सिस्मिक एक्टिविटी इज अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जो है उसको सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। ग्रेविटेशन जी इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस। ठीक है, अगर अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर हम जाते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो अलग अलग है। पोल्स के पास ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। अब ग्रेविटी ज़्यादा है मतलब सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, पोल्स पर सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और जो इक्वेटर है वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। ग्रेविटी रूल्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी रूल्स ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है, ग्रेविटी रूल्स डिपेंड करते हैं मास पर भी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास ऑफ मटेरियल का अगर अर्थ में, तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस करेंगे ग्रेविटी को। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर जगह पर कितनी ग्रेविटी होना चाहिए, पर वो उससे डिफरेंट होती है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है ग्रेविटी एनॉमली।
ठीक है, ग्रेविटी एनोमली, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जगह पर सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इतनी पर्टिकुलर ग्रेविटी होना चाहिए जो नहीं होती है, तो दिस इज ग्रेविटी एनोमली. Gravity anomalies give us information about distribution of mass of material in the crust of earth. देखिए, ग्रेविटी एनोमली बताती है कि जब कोई दो जगह है, मान लीजिए प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ठीक है. अब यहाँ पे प्लेस ए पे अगर हम देखें और प्लेस बी पे हम देखें तो दोनों ही जगह पर हमको लगता है कि ग्रेविटी जो है वो एक्स होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन यहाँ प्लेस ए जो है, यहाँ पर ग्रेविटी तो एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है. यहाँ हो सकता है कि कम हो, यहाँ हो सकता है कि ज़्यादा हो. तो ये चीज़ हमको बताती है कि क्रस्ट जो है उसमें जो मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वो एक जैसा नहीं है. इसीलिए इन दो जगहों पर जहाँ पर ग्रेविटी सेम होना चाहिए वहाँ पर ग्रेविटी सेम नहीं है. फिर मैग्नेटिक सर्वेस जो है वो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है क्रस्टल पोर्शन में, और ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस तरीके से बटे हुए हैं. सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हमको अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिलती है. चलिए अब देखते हैं कि कैसे. अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव जो है वो कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है लेयर्ड इंटीरियर की. अर्थक्वेक सिंपल वर्ड क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ. एक नेचुरल इवेंट है ये. किसकी वजह से होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से क्या होती है, वेव जनरेट होती है जो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है. और इसकी वजह से अगर अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करेगी तो क्रस्ट जो है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और उसमें भी मोमेंट्स होंगे. वाई डज द अर्थ शेक, द रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट. अ फॉल्ट क्या है, शार्प ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स के बीच में. जो क्रिस्टल रॉक्स है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक शार्प ब्रेक है, इसको कहते हैं फॉल्ट. और यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और ये जो है फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ये ओवरलेइंग रॉक्स जो होते हैं और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो उनको साथ में लॉक कर देता है. लेकिन जो टेंडेंसी है इनकी दूर जाने की, ये फ्रिक्शन लॉक तो कर देता है, लेकिन अगर इनकी टेंडेंसी दूर जाने की है तो ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को ओवरकम करके दूर जाने की अपनी टेंडेंसी पर ही काम करेंगे. एज अ रिजल्ट ब्लॉक गेट डिफॉर्म्ड और इवेंचुअली वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाता है. इसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी क्या होती है, सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. एट दिस पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस. ठीक है, फोकस कहाँ होता है, जब ये सरफेस है मान लीजिए और ये है अर्थ का इंटीरियर और यहाँ पर है फोकस, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कहते हैं फोकस. इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है. द एनर्जी वेव ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस. ये जो फोकस है यहाँ से एनर्जी, ये फोकस यहाँ से एनर्जी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, नीचे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा हालांकि. तो ये सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. लेकिन जब ये ऊपर पहुँचती है, ये अर्थ के नीचे है, और जब ये डायरेक्टली एकदम ऊपर पहुँचती है ये सरफेस पर, तो इसको कहा जाता है एपिसेंटर. ठीक है, इस पॉइंट को अर्थ पे जहाँ पर एनर्जी पहुँचती है और जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली फोकस के, तो उसको कहा जाता है एपिसेंटर. ये पहला पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्मिक वेव्स जो है उनको एक्सपीरियंस किया जाता है डायरेक्टली अबव द फोकस. फिर इसके बाद देखिए अर्थक्वेक वेव्स को. ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन दी लिथोस्फीयर. कहाँ पे होते हैं, लिथोस्फीयर में. फिर अगर हम देखें तो ये इट इज़ सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ. लगभग 200 किलोमीटर का एक एरिया जो अर्थ की सरफेस पर है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है. अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ. ये वेव्स जो है उनको रिकॉर्ड करता है जो सरफेस पे पहुंचती है उन वेव्स को.
अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, वो नीचे हम लोग देखने वाले हैं। डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ जो वेव्स है वो दिखाता है, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेव्स है, पैटर्न्स है। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, बॉडी वेव होती है और सरफेस वेव्स होती है। बॉडी वेव जो है किसकी वजह से जनरेट होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से, ठीक है, कहाँ पर, फोकस पर, और ये सारे डायरेक्शन में जाती है, ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। हैंस इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बॉडी वेव। मान लीजिए कि ये है अर्थ का सरफेस और ये है फोकस। फोकस से जब एनर्जी रिलीज हुई तो ये अर्थ के इंटीरियर में जो ट्रैवल कर रही है ना वेव्स, ये जो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, इनको कहा जाता है बॉडी वेव्स। अब ये यहाँ पर पहुँच गई एक बार, ये एपी सेंटर पर पहुँच गई एक बार, तो ये जो है ये इस तरीके से ट्रैवल करेगी, तो इनको कहा जाता है सरफेस वेव्स, ठीक है। ये अर्थक्वेक वेव्स है, ये पी वेव्स है, ये एस वेव्स है और ये सरफेस वेव्स है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये हाईएस्ट। बॉडी वेव्स जो है वो जो रॉक्स होती है उनसे इंटरेक्ट करती है और नई सेट ऑफ वेव्स जो है वो जनरेट करती है। जैसे मैंने कहा एपी सेंटर पर पहुंचने के बाद ये जो वेव्स सरफेस पे चल रही है इनको सरफेस वेव कहा जाता है। अब ये जो है अलग अलग डेंसिटी की मटेरियल से अगर गुजर रही है होकर, तो इसका जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट रहेगी, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करती है कि कितने स्पीड से ये ट्रैवल करने वाली है, ठीक है। डेंसर मटेरियल है तो हायर रहेगी वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। क्या होता है कि इनका डायरेक्शन भी कई बार चेंज हो जाता है। अब हमने देखा कि दो टाइप की वेव्स होती है, एक हो गई सरफेस जो सरफेस पर है, दूसरी हो गई जो अर्थ के फोकस से निकल रही है, तो इनको बॉडी वेव्स कहा जाता है। तो बॉडी वेव्स बेसिकली दो टाइप की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो है वो फास्टर होती है, सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है पी वेव्स, और वो किस तरीके की होती है, साउंड वेव की तरह होती है। हमको पता है कि साउंड की जो वेव्स होती है वो सॉलिड्स में ज़्यादा आसानी से ट्रैवल करती है और स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। फिर इसके बाद एस वेव जो है वो थोड़े देर बाद सरफेस पे अराइव होती है, इनको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही पास कर सकती है या उसके थ्रू ही जा सकती है। ये एस वेव की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने में सफल हो पाया है। रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स टू रिबाउंड वेयर रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर जो वेरिएशंस आता है वो वेव में हम देख सकते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है। सरफेस वेव्स जो है वो लास्ट होती है रिपोर्ट करने के लिए। हमने देखी अभी जो बॉडी वेव्स होती है वो दो टाइप की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स, और एक और वेव होती है जिसको सरफेस वेव कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये सबसे लास्ट में आती है और ये सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और जो रॉक्स है उनका डिस्प्लेसमेंट कॉज कर सकती है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है उनको गिरा सकती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब प्रोपिगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स को अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स, अलग अलग मैनर में वो ट्रैवल करती है, ठीक है। एज दे मूव और प्रोपिगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ रॉक्स थ्रू विच दे पास। अगर जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रही है तो जो भी रास्ते में आएगा उनको ऑब्वियसली वाइब्रेट भी करेगी, ठीक है। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। जिस तरफ डायरेक्शन है वेव्स का उस तरफ ये प्रेशर क्रिएट करेगी। इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल। बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और उनमें जो मटेरियल जिससे ये गुजर रही होकर तो उसमें स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग जो है वो भी ये कर सकती है। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibration of S wave is perpendicular the wave
टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है। एस वेव जो है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कॉज करेंगी, परपेंडिकुलर होगा जो वेव के डायरेक्शन में, हैंस क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। अब ये इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो बना देती है मटेरियल में जिससे वो पास हो रही है। सरफेस वेव जो है उनको सबसे ज़्यादा डैमेजिंग माना जाता है, ठीक है। हमने देखा बॉडी वेव जो है वो इंटीरियर में कॉज कर रही है, लेकिन सरफेस वेव जो है वो अर्थ के जो सरफेस है उस पर आने के बाद डिस्ट्रक्शन कॉज करती है और ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है। फिर इसके बाद एक शैडो जोन होता है। अर्थक्वेक जो है वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होता है अलग अलग लोकेशंस में। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं की जाती है, इनको कहा जाता है शैडो जोन्स, ठीक है। अर्थक्वेक आने के बाद ऐसे एरियाज जहाँ पर इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है इन वेव्स को, उसको कहा जाता है शैडो जोन्स। फिर अलग अलग इवेंट्स की जो स्टडी है उसकी अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग शैडो जोन्स होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ये ऑब्जर्व किया जाता है सिस्मोग्राफ पर कि लगभग 105 डिग्री जो है एपिसेंटर से वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया अराइवल ऑफ बोथ पी वेव्स एंड एस ए वेव्स। हाउएवर सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड अराइवल ऑफ पी वेव्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 105 पर तो यहाँ पी और एस दोनों वेव्स पहुंची है। 145 पर अगर हम लोग देखते हैं तो पी वेव्स तो पहुंचती है पर एस वेव्स नहीं पहुंचती है। तो क्या है, इससे पता चलता है कि एक जोन है 105 और 145 के बीच में जिसको कहा जाता है शैडो जोन्स, ठीक है। दोनों टाइप की वेव्स के लिए इसको शैडो जोन कहा जाता है। एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव, ठीक है। 105 के बाद एस वेव जो है वो नहीं आई है और ये शैडो जोन जो है वो एस वेव का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है पी वेव के कंपैरिजन में। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड अर्थ बिटवीन 145 से लेकर 105 से लेकर 145 के जो सेंटर है उसके बीच में ये होता है, एपी सेंटर के बीच में, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जो सेंटर है उसके से लेकर 145 से लेकर 105 तक ये वेव्स नहीं पहुंच पाती। और एस वेव का शैडो जोन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लगभग 40% होता है अर्थ के सरफेस का। नाउ यू कैन ड्रॉ द शैडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक, ठीक है। इसके हिसाब से हम किसी भी अर्थक्वेक के लिए शैडो जोन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ अर्थक्वेक की। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो होता है टेक्टोनिक। ये किसकी वजह से होता है, जो रॉक्स होती है स्लाइडिंग अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। जैसा कि हमने देखा जो फॉल्ट होती है उसमें अगर जो रॉक्स है वो स्लाइड हो रही है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। फिर अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं उसकी वजह से भी कई बार अर्थक्वेक होता है क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से पी वेव और एस वेव जो है वो पहुँचती है और शैडो जोन क्या होता है। देखिए ये जो है ये है पी वेव शैडो जोन। पी वेव यहाँ पर कोर में आ रही है, ये पी वेव शैडो जोन है और यहाँ 105 से लेकर 145 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो पी वेव शैडो जोन है यहाँ पर पी वेव्स नहीं आएंगी दोनों तरफ, 105 से लेकर 145 के बीच में। यहाँ पे भी आएगी, यहाँ 105 के ऊपर भी आएगी और 145 के नीचे भी आएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर किसी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर अगर सेंटर में पहुँच रही है, कोर में पहुँच रही है, उसके बाद डिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पी वेव्स नहीं आ पाती है। लेकिन एस वेव जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो 105 के बाद जितना एरिया है वो एस वेव शैडो जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर एस वेव जो है ना जो सेंटर से होकर गुजर रही है एस वेव वो दूसरी तरफ सरफेस पर पहुँच नहीं पा रही है, तो इसको कहा जाता है एस वेव शैडो जोन। अब इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रेमर्स, दीज आर कॉल्ड
कोलैप्स अर्थक्वेक। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी की वजह से जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी कोलैप्स कर जाता है, तो इसको कोलैप्स अर्थक्वेक भी कहा जाता है। फिर ग्राउंड शेकिंग जो है वो किसकी वजह से हो सकती है? किसी केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से होती है, इसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहा जाता है। फिर इसके बाद अर्थक्वेक जो है वो लार्ज रिजर्वॉयर के एरिया में होता है, इसको क्या कहा जाता है? रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। फिर अर्थक्वेक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है? अर्थक्वेक इवेंट्स है उनको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेसिस पर मेजर किया जाता है। अब मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना इफेक्ट रहा उस अर्थक्वेक का। मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। अगर एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करें हम, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कैसे 0 to 10 में किस नंबर पे उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है। इंटेंसिटी स्केल को क्या कहा जाता है? मर्कली स्केल। तो ये एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, और इंटेंसिटी स्केल जो है वो विजिबल डैमेजेस जो कॉज होते हैं किसी भी इवेंट से उसको मेजर करती है, उसके बेसिस पर जो है मेजर करती है। अब क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं अर्थक्वेक के? न एक नेचुरल हज़ार्ड है अर्थक्वेक, हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके। क्या क्या हो सकते हैं? इमीडिएट हज़ार्डस इफ़ेक्ट की बात करें तो ग्राउंड शेकिंग होता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाता है, और लैंड और मड स्लाइड्स होता है, सॉइल लिक्विफैक्शन होता है, ग्राउंड लर्चिंग होता है, एवलांचेस होते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फ्लड हो जाते हैं क्योंकि डैम्स जो है उससे पानी निकल जाता है, फायर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी। तो ये जो है इसमें फर्स्ट 6 जो है ये लैंडफॉर्म्स पर होते हैं। बाकी के होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। अगर ग्राउंड शेकिंग हो रही है, ठीक है, लैंडफॉर्म पर हो रहा है, ग्राउंड सेटलमेंट भी लैंडफॉर्म पर हो रहा है, लैंड एंड मड स्लाइड्स हो रहा है, सॉइल लिक्विफैक्शन हो रहा है, और ग्राउंड लर्चिंग और एवलांचेस। ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन ये जो बाकी के हैं ये जो ह्यूमंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बाकी वाले। ठीक है। Effect of tsunami occur only in the epicenter of tremor is below oceanic water. ठीक है, and the magnitude is sufficiently high. अब क्योंकि हम जानते हैं कि ओशियन अपने आप में कितना गहरा है, उसके बाद सरफेस आएगा अर्थ का, उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे ही फोकस होगा, और एपिसेंटर जो है वो समुद्र के अंदर होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ही इंटेंस होते थे सुनामी, जिसकी वजह से आती है जब जो अर्थक्वेक होता है समुद्र के अंदर आता है, तो सुनामी वेव्स जो है वो जनरेट होती है। वो सुनामी जो है वो अपने आप में अर्थक्वेक नहीं है, पर वो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। और बात करें तो 5 के ऊपर ही होगा ये रिक्टर स्केल में, तभी सुनामी वेव्स जो है वो जनरेट हो पाएगी। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि कैसा डिस्ट्रक्शन होता है। ये मरीना बीच है इंडिया में, टाइडल डिस्ट्रक्शंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये थाईलैंड का है पिक्चर, और ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने फ्रीक्वेंटली ये अर्थक्वेक होंगे? एक नेचुरल हज़ार्ड है, ठीक है, हाई मैग्नीट्यूड पे होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। लेकिन हर जगह पर ये जो अर्थक्वेक है वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज जो है पर्टिकुलर वहीं पर होते हैं, और 8 से ऊपर के जो है वो बहुत रेयर होते हैं, मतलब 8 तक ही पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं वो। वंस इन एवरी 1 to 2 years इन ऑफ टाइनी टाइप्स ऑकर ऑलमोस्ट एवरी मिनट, हर मिनट होते हैं 1 से 2 साल में किसी भी जगह पर, और थोड़े टाइनी टाइप के होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो है वो 8 के ऊपर के, 0 to 10 हम मेजर करते हैं उसको रिक्टर स्केल पर 8 के ऊपर के होना बहुत रेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें, अब देखते हैं अंदर क्या है। हमने देख लिया कि जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, जो अर्थक्वेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। लेकिन अब स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है, क्या क्या इसमें
होता है अर्थ के स्ट्रक्चर में, क्या ये हॉलो है, क्या ये सॉलिड है, क्या इसके अंदर लिक्विड है, या फिर क्या है, तो वो देखेंगे इसमें हम लोग। क्रस्ट जो ऊपर का एरिया है, सबसे ऊपर का एरिया सॉलिड पार्ट अर्थ का, उसको कहा जाता है क्रस्ट। ये कैसा होता है, ब्रिटल होता है नेचर में। इसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। ओशियनिक एरिया में अलग होगी, ओशियनिक एरिया में कैसा होगा, थिनर होगा, क्योंकि ओशियनिक वाटर भी है ना उसके ऊपर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक होगा। मीन थिकनेस की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर की मीन थिकनेस इसमें होती है, ठीक है। दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल कितनी होती है, 5 किलोमीटर की होती है ओशन में, और 30 किलोमीटर की होती है कॉन्टिनेंटल में। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है माउंटेन एरिया में और ज़्यादा थिक होता है, लगभग 70 किलोमीटर तक हो सकता है, जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर, ठीक है। 5 से लेकर 30 तक एवरेज अगर मान ले हम, 5 आपको मिलता है कहाँ पर, ओशन में, और 30 मिलता है आपको सरफेस पर, कॉन्टिनेंटल एरिया में। फिर इसके बाद क्रस्ट के बाद नेक्स्ट लेयर आती है मेंटल की, और ये क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। और ये कहाँ से, मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर्स तक ये होता है। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल है, ठीक है, ये है हमारा क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये कोर, ठीक है। अगर मान लो मेंटल जो है, मेंटल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है, और लगभग 2900 किलोमीटर्स जो है इसकी थिकनेस होती है। अब यहाँ पर अगर अपर मेंटल की बात करें हम लोग, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर मीन्स वीक, एस्थेनोस मीन्स वीक, एक वीक एरिया होता है लगभग 400 किलोमीटर का। ये जो एरिया है ये 2900 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें ऊपर का 400 किलोमीटर वाला एरिया जो है ये थोड़ा वीक होता है। ये वीक क्यों होता है, जो मैग्मा है इसका सोर्स होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एस्थेनोस्फीयर में क्या होगा, लिक्विड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 6378 किलोमीटर क्रस्ट से लेकर कोर तक। तो कोर माना जाता है कि सॉलिड है, लोअर कोर, अपर कोर की बात करें तो वो लिक्विड है। ये जो है ये पूरा क्रस्ट के नीचे का ये पूरी लंबाई है मेंटल। लेकिन मेंटल में एक एरिया ऐसा है जो कि है थोड़ा सा लिक्विड, जहाँ से मैग्मा निकलता है। क्रस्ट से लेकर 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस तक ये हो सकता है, तो इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। फिर इसके बाद ये मेंटल आता है, फिर इसके बाद आता है कोर। सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। जो क्रस्ट है और अपर मोस्ट पार्ट जो है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना एरिया जो है ना, ये अपर मोस्ट पार्ट मेंटल का और क्रस्ट वाला पूरा एरिया, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसकी थिकनेस होती है 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक। हमने देखा कि ओशन में जो क्रस्ट है उसकी डेप्थ होती है 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल एरिया में 30 किलोमीटर, लेकिन लिथोस्फीयर जिसमें हम अपर मेंटल को भी इंक्लूड करते हैं वो 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और जो लोअर मेंटल है वो किसके नीचे होता है, एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। अब कोर की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक वेव जो है वो इसमें बहुत हेल्प करती है कि हम कोर के बारे में जान सकें, क्योंकि फिजिकली वहाँ पहुँच पाना इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अब ये लगभग 2900 किलोमीटर के बाद जो कोर है वो कैसा होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल का होता है, और मेनली क्या होता है इसमें, निकल और आयरन होता है। इसको समटाइम्स क्या कहा जाता है, नीफे भी कहा जाता है, ठीक है, नीफे या निकल और आयरन। फिर इसके बाद वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के वोल्केनो होते हैं। ये सिंडर कोन है, ये शील्ड वोल्केनो है। और इसमें क्या होता है, वोल्केनो जो है जहाँ पे गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉक्स, मटेरियल, लावा जो है वो ग्राउंड से बाहर निकलता है, तो उसको वोल्केनो कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ हायर डेंसिटी
देन दैट ऑफ क्रस्ट की डेंसिटी से इसकी ज़्यादा होती है, और ये वीकर जोन है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ से लावा या मैग्मा जो है, जब वो अर्थ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये मोल्टन रॉक्स होती है, ठीक है, पिघली हुई चट्टानें होती है। अपर पोर्शन जो है, अपर मेंटल पोर्शन, इसको मैग्मा कहा जाता है। अब ये एक बार ऊपर की तरफ, क्रस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो इसको लावा कहते हैं, और ये ग्राउंड पे पहुंचकर बहता है और पायरोक्लास्टिक डेब्रीज बनाता है, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट और नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड बहुत सारे निकलते हैं, और माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन जो है वो भी निकलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वोल्केनोज होते हैं बेसिकली, जहाँ पर रिसेंटली इरप्शन हुआ है, और वहाँ पर लोग जो है वो सल्फ़र कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, और ये बहुत सारी जगहों पर ये मेन ऑक्यूपेशन है, लोग उसी से पैसे कमाते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो इसको एक बार जाकर आप ज़रूर देखिए। फिर वोल्केनोज की बात करें तो वोल्केनोज के नेचर पर, इरप्शन के बेसिस पर कितने टाइप के वोल्केनोज हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। शील्ड वोल्केनोज जो है ये bearing the basalt flows, shield volcanoes are the largest of all volcanoes on the earth, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये हवाई में जो वोल्केनोज है ये इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये शील्ड वोल्केनो है। फिर इसके बाद मोस्टली मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं, बेसाल्ट से। और यहाँ पर जब बेसाल्ट से क्यों बने होते हैं, क्योंकि ही बेसाल्ट ही फ्लूइड के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है, तो ऑब्वियसली जब वो ठंडा होगा तो वो उसको जो वोल्केनोज है उसके सरफेस को बनाएगा। ये जो है एक्सप्लोसिव कब होते हैं, जब वाटर उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। वो हालांकि लो एक्सप्लोसिविटी शो करते हैं, पर अगर कभी पानी उनके अंदर चला जाता है तो वो एक्सप्लोजन शो करते हैं, ठीक है। इससे बनता है सिंडर कोन। फिर कंपोजिट वोल्केनो किसकी वजह से होता है, कूलर और मोर विशस लावा जो है ये विस्कस लावा जो है ये इरप्ट करता है। मतलब ठंडा होगा तो क्या होगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा। जो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड रहेगा। तो ये थोड़े से कूलर होते हैं, कूलर मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और कूलर होते हैं और विस्कस होता है इनका लावा, ठीक है। और एक्सप्लोजन जो है वो इसमें होता है, तो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लावा जो है इसमें निकलता है, एशेस निकलती है जो ग्राउंड में बाद में फैल जाती है, ठीक है। और इससे लेयर्स बनती है, और माउंट्स जो है वो कंपोजिट वोल्केनो के रूप में अपीयर होते हैं। ये है कंपोजिट वोल्केनो। कैल्डेरा जो है मोस्ट एक्सप्लोसिव अर्थ वोल्केनोज में से है। ये जो इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, इतने ज़्यादा वायलेंट होते हैं कि वो खुद ही मतलब इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो खुद ही गिर जाते हैं कई बार, और इसको डिप्रेशन को कहते हैं कैल्डेरास। और ये एक्सप्लोसिवनेस जो है ये इंडिकेट करती है मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज़ नॉट ओनली ह्यूज बट इज़ ऑल्सो क्लोज टू विसिनिटी। जहाँ से लावा आ रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है ये, ठीक है। जहाँ से मैग्मा निकल रहा है मैग्मा चैम्बर के बहुत पास में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉयलेंट इरप्शन होता है और बहुत ज़्यादा मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। फिर है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये जो है आउटपोर हाईली फ्लूड लावा दैट फ्लोज अलॉन्ग डिस्टेंस। अब पतला है अगर लावा, लिक्विड है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक फैलेगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये फैलता है। और सीरीज़ ऑफ फ्लो जो है वो भी इसमें हो सकती है, एक के बाद एक फ्लोज हो रहे हैं और जो लावा है वो बाहर निकल रहा है। और मोर देन 50 मीटर इंडिविजुअल फ्लो जो है वो लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। डक्कन ट्रैप जो है इंडिया में वो मोस्टली इसी वजह से बना है क्योंकि बेसाल्ट प्रोविंस इसको कहा जाता है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर ये माना जाता है कि इसके बाद बहुत सारा एरिया इस पर कवर्ड था। मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोस, ये जो है ओशियनिक एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। एक रिज है जिसमें लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी लेंथ में ओशन बेसिन में ये फैले हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इरप्शंस यहाँ होते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। फिर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रूसिव फॉर्म्स, तो लावा जो होता है
वोल्केनिक इरप्शन में इग्नियस रॉक्स के रूप में डेवलप होता है। कूलिंग जो है वो सरफेस पे आने के बाद भी हो सकती है, ठीक है, या तो कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर इतना कम है तो वो सरफेस के अंदर या क्रिस्टल पोर्शन में भी ठंडा हो सकता है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा या लावा जो है वो क्रिस्टल पोर्शन में भी ठंडा हो जाता है और कई बार सरफेस पे आने पे भी ठंडा होता है, और सरफेस पे आने के बाद ठंडा हो रहा है तो वो बनाता है इग्नियस रॉक्स। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, इग्नियस रॉक्स जो है वो दो टाइप की होती है, वोल्केनिक रॉक जो सरफेस पे कूल हो रही है, प्लूटोनिक रॉक जो कि सरफेस के अंदर कूल हो रही है। और जब लावा जो है वो क्रिस्टल सरफेस के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स बनाता है तो इसको इंट्रूसिव फॉर्म्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। लैकोलिथ, ये डाइक है, ये स्टॉक है, इसको सिल्स कहा जाता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो बाहर निकलता है लावा तो वो बेसाल्ट इग्नियस रॉक जो है वो फॉर्म करता है। फिर बैथोलिथ जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो बहुत डीप में क्रस्ट में ठंडा होकर बनता है या लार्ज डोम्स के फॉर्म में ये बनाता है, ठीक है। अब ये सरफेस पे कब आता है? डिनोडेशन प्रोसेस की वजह से अगर ऊपर की लेयर्स रिमूव हो जाती है तो ये वाला जो बैथोलिथ है ये सरफेस पे आ जाता है या दिखने लगता है, ठीक है। अब कई बार इसकी डेप्थ थोड़ी कम है और अगर इसकी ऊपर की लेयर हट जाएगी तो आपको बैथोलिथ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट बॉडीज़ होती है, बैथोलिथ जो है वो कूल्ड पोर्शन होते हैं मैग्मा चैम्बर्स के। फिर लैकोलिथ की बात करें तो लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी है। इंट्रूसिव मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर ये फॉर्म होती है और कनेक्टेड विद अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो, ठीक है। और ये रिसेंबल द सरफेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो, ओनली देर आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ्स। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स इट वे ऑन द सरफेस। कर्नाटका प्लेटू जो है ये इसमें डोमल हिल्स ग्रेनाइट रॉक से जो बनी है वो इसी टाइप का एक लैंडफॉर्म है, ठीक है। लैकोलिथ और बाथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स की बात करें तो जब लावा ऊपर की तरफ आता है तो कई बार क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो मूव कर लेता है। अगर कहीं क्रैक है, कहीं जगह उसको वीक पोर्शन मिल गया तो वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर लेता है। तो इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन केस इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप। सॉसर शेप जो है उसमें डेवलप हो सकता है। कॉनकेव to the sky body is called lepolith. A wavy mass of intrusive rock at times is found at base of syncline or the top of anticline folded igneous countries. Such wavy material कहाँ पर है? Definite conduct to source beneath the form of magma chambers. अब इसको कहा जाता है फेकोलिथ। Near horizontal bodies of intrusive igneous rock are called sills. लगभग जो शीट कहते हैं या सिल्स कहते हैं कि जब मैग्मा ऊपर आ रहा है और बीच में इस तरीके से नियरली हॉरिजॉन्टल बॉडी बना देता है तो इसको कहा जाता है सिल्स और शीट, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस। अगर ज़्यादा थिकनेस है तो थिनर थिकनेस है तो उसको शीट कहा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा थिकनेस है तो सिल्स कहा जाएगा। फिर डाइक्स जो है व्हेन लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स के थ्रू अपना रास्ता बना लेता है, ठीक है, टू डेवलप इन द लैंड। इट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। परपेंडिकुलर ग्राउंड के परपेंडिकुलर सॉलिडिफाई हो जाता है और उसी पोजीशन में ये ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है डाइक्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म इन वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया। और ये फ्रीडस ऑफ इरप्शन इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप का भी डेवलपमेंट हुआ है। डाइक्स की वजह से डेक्कन ट्रैप जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है। सो दिस इज इट फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।